Good morning to all of you. Today we will explore chapter 3 Daffodils. ये पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ ने पहले लिखा था आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, लेकिन बाद में इसका टाइटल चेंज कर दिया गया क्योंकि लोनली एज अ क्लाउड ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे बहुत ही अकेलापन को ये दिखाता है, निगेटिव इमोशंस को दिखाता था, इसीलिए ही इसका टाइटल कर दिया गया डैफोडिल्स। जैसा कि आप जानते हैं डैफोडिल्स एक फ्लावर होते हैं, हम पोयम पे इसे एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन पोयम को देखने से पहले हम एक बार राइटर्स को भी देखते हैं कि इसके जो पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ, वो उनका बॉर्न हुआ था 17 अप्रैल 1770 पे। वे बेसिकली इंग्लैंड के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किया था और वो बहुत ही नेचर लवर थे। उनकी जो पोइट्स होती थी वो अक्सर इंस्पायर्ड होती थी नेचर से, और ऐसा कहा जाता है उनकी जो सिस्टर थी डोरथी, उन्होंने बताया कि ये जो पोयम जब मिस्टर वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी तो ये ऐसे ही उन्होंने लिखे थे। उनके ब्रदर थे जॉन की डेथ के बाद में जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो बहुत ही लोनली हो गए थे। सच में वो उनको लग रहा था, क्योंकि आप जानते ही हैं कि सिबलिंग्स का रिलेशनशिप बहुत ही क्लोज रहता है। तो उनके भाई जो ब्रदर थे जॉन, उनकी डेथ के बाद कहीं ना कहीं जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे उनके मन में बहुत ही लोनलीनेस थी, इसीलिए ही ये जो उन्होंने लिखा है पोयम, सो ये दर्शाता है उनके अंदर की कहीं ना कहीं लोनलीनेस को। ये हमें पता चलता है उनकी जो सिस्टर डोरथी हैं, बाद में उन्होंने इसे एक्सप्लोर किया था, इसे बाद में रिवील किया था। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोयम। ये पोयम स्टार्ट होती है I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils besides the lake, beneath the trees, fluttering and dancing the breeze. सो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। वंडर्ड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वंडरिंग? देखिए, वंडरिंग का मतलब होता है घूमना। घूमना जब कभी आप बिना किसी लक्ष्य के घूमते हैं, जैसे आप कहीं भी, हमेशा डेस्टिनेशन आपको फिक्स होती है कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप पार्क पे घूमने जा रहे हैं, या कई बार आपको लगता है कि बिना किसी एम के आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, सो हम उसे कहते हैं वंडरिंग, मूविंग एमलेसली। वेल्स एंड हिल्स, जैसा कि आप देख सकते हैं वैलीज एंड हिल्स, सो नेचुरली रेज्ड एरिया होती है लैंड की। आप इसे पढ़ते ही ऑलरेडी, आपने जियोग्राफी पे पढ़ा होगा। जो वैलीज होती हैं और जो हिल्स होती हैं, जो अप एरिया होता है लैंड का, उसे हम कहते हैं वेल्स एंड हिल्स। देन आफ्टर फ्लटरिंग, फ्लटरिंग मीन्स अक्सर आपने देखा होगा जो बर्ड्स होती हैं वो लोग फ्लैपिंग करती हैं विल्स, अपनी विंग्स को। सो जब फड़फड़ाती है, पंख को जिस तरह से फड़फड़ाती है, सो उसे हम लोग कहते हैं फ्लटरिंग। और क्राउड, ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड द क्राउड, मीन्स भीड़। यहाँ पे भीड़, क्राउड, सो यहाँ वर्ड मीनिंग हमें क्लियर हो गई। लेट्स एक्सप्लोर दिस पोयम। आई वंडर्ड, फर्स्ट लाइन अगर हम देखते हैं, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मतलब मैं अकेला घूम रहा था बस ऐसे जैसे कि कोई बादल। सो मैं एक बादल की तरह, यहाँ पे राइटर बता रहे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ बता रहे हैं कि मैं एक बादलों की तरह घूम रहा था। अब क्यों बोल रहे हैं ये बादलों की तरह? ऊपर स्काई को आपने देखा होगा, बादलों को देखा होगा, बिना किसी डायरेक्शन, बिना किसी वजह के वो लोग चलते रहते हैं। सो ये बता रहे हैं कि राइटर यहाँ पे बताते हैं कि मैं ऐसे चल रहा था जैसे कि कोई बादल। दैट फ्लोट ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि बादल कैसा करता है। कई बादल आपने देखा होगा कि घाड़ियों और पहाड़ों पे उड़ता है। सो ये यहीं पे बता रहे कि उस तरह से उड़ते हुए मैं ऊंचे ऊंचे उड़ता हुआ चल रहा था घाटियों पे, पहाड़ों पे। When all at once I saw a crowd. सो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि तभी अचानक मुझे फूलों का एक झुंड दिखा। A host of golden daffodils. मुझे फूलों का जो झुंड दिखा वो कौन से फ्लावर्स थे? डैफोडिल्स थे। सो जैसे स्टार्टिंग पे हमने देखा था, ये डैफोडिल्स के फ्लावर्स हैं, येलो फ्लावर्स होते हैं। सो उनको अचानक से क्या दिखा? ये डैफोडिल्स के फ्लावर्स दिखे थे। बिसाइड्स द लेक एंड बीनीथ द ट्रीज। बिसाइड मतलब होता है बगल में, बीनीथ मतलब होता है नीचे। सो झील के बगल में और पेड़ों के नीचे, कहाँ उनको दिखा? फूलों, डैफोडिल्स के फ्लावर्स उनको कहाँ दिखे? झील के नीचे और पेड़ों के, झील के पास और पेड़ों के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन अ ब्रीज। ब्रीज मतलब होती है ठंडी हवाएं। सो हिलते डुलते और नाचते हुए जैसे कि कोई ठंडी हवाएं बह रही है। तो यहाँ राइटर ने बताया कि मैं अकेला घूम रहा था जैसे कि कोई बादल, और तभी बादलों का एक झुंड उड़ता है घाटियों में, पहाड़ों में, और अचानक से मुझे फूलों का एक झुंड दिखाई देता है, डैफोडिल्स का। डैफोडिल्स की जो
फूल थे वो झील के पास थे, पेड़ों के नीचे, और हिलते डुलते नाचते हुए वो फूल ऐसे लग रहे थे जैसे वो मस्त ठंडी हवाएं में बह रही है। तो ये फर्स्ट स्टैंजा हमने क्लियर किया है। अगर हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करें, सो फिगर ऑफ स्पीच आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। यहाँ पे क्लाउड की कंपेयर की गई है, क्लाउड की कंपेयर किया गया है कि वो बिना किसी लक्ष्य के चल रही है, वंडर्ड लोनली। सो यहाँ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हुई? सिमिली, यहाँ पे हुई सिमिली। सेकेंड वन इज, पोइट ने यहाँ पे अल्ट्रेशन भी यूज़ किया है। आपको पता ही है कि अल्ट्रेशन जब कभी भी कोई भी कंसोनेंट अल्फ़ाबेट जब रिपीट होता है सो उसे हम अल्ट्रेशन कहते हैं। द फ्लोट ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हील्स। सो यहाँ आपने देखा होगा कि जो एच का साउंड है वो हील्स एंड हाई एंड हिल्स पे हुआ है, सो इट इज़ द अल्ट्रेशन। लाइन 5 पे आप देख सकते हैं कि बी की जो साउंड थी, बीनीथ, बिसाइड्स, सो बिसाइड्स एंड बीनीथ, सो बी भी अल्ट्रेशन यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच थी फर्स्ट स्टैंजा की। लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकेंड स्टैंजा। कंटिन्यू एज स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन मिल्की वे। मीन्स यहाँ मुझे कंटिन्यूसली उनको क्या कर रहा था, सितारों की चमक से भी ज़्यादा चमकदार उनको चीज़ें दिख रही थी, जैसे कि आकाशगंगा में चमकते हुए तारे। जिस तरह से आकाशगंगा में मिल्की वे पे तारे चमकते उस तरह से उनको मिल्की वे के अंदर में ऐसा लग रहा था कि जैसे मिल्की वे में, आपने देखा ही होगा मिल्की वे हम किसे कहते हैं, मिल्की वे जिस तरह से आप जानते हैं कि इस तरह से जैसे शाम आप देखते होंगे इवनिंग पे स्काई पे सारे मिल्की वे जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है वो शाइन करते हैं। सो हमारी जो गैलेक्सी है उसे मिल्की वे ही कहते हैं। सो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं, पोइट बोल रहे हैं कि कंटिन्यूसली मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि सितारों की चमक से भी चमकदार, जैसे कि आकाशगंगा में कोई सा मुझे चमकता हुआ सितारा दिख रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा था। They stretched in never-ending line along the margin of the bay. अब यहाँ टू टर्म्स आई है, स्ट्रेच्ड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रेच्ड? स्ट्रेच्ड का मतलब होता है स्प्रेड, फैलना। एंड मार्जिन, मार्जिन का मीनिंग होती है बॉर्डर पे या एज पे, जो कॉर्नर सबसे जो टिप का पॉइंट होता है, लास्ट का पॉइंट होता है किसी कहीं पे भी, उसे हम कहते हैं एज। सो राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि एक विशाल धारा में लगातार, विशाल धारा। सो इन्होंने यूज़ किया है नेवर एंडिंग लाइन, एक खाड़ी के हाशिए से लगते। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इस तरह से एक विशाल, नेवर, ऐसी लाइन जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, एक विशाल खाड़ी में, बे मीन्स खाड़ी, सो बे ऑफ बंगाल जैसा आप जानते हैं बंगाल की खाड़ी, सो उस तरह से एक खाड़ी के हाशिए में जैसे लगातार विशाल धारा के रूप में उनको ये दिखाई दे रही है। कौन? डैफोडिल्स दिखाई दे रही है, सितारों की तरह चमकदार। देन 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. अब राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि एक साथ 10,000 नाचते हुए सिर, ऐसा लग रहा है उनको, यहाँ अगेन उन्होंने कंपेयर किया है कि अब ऐसा लग रहा है उनको जैसे एक साथ 10,000 सिर उनको नाचते हुए दिख रहे हैं। अगर हम पूरे स्टैंजा को ट्रांसलेट करें, सो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सितारों की चमक से भी ज़्यादा चमत्कार, जैसे आकाशगंगा में चमकते हुए, जिस तरह से हम शाम को देखते हैं कि आकाशगंगा में हमें मिल्की वे पे बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं, उसी तरह राइटर को यहाँ पे चमकते हुए डैफोडिल्स की पूरी जो ब्रांचेज, जो फ्लावर्स है वो दिख रहे हैं। एक विशाल धारा में लगातार एक खाड़ी के हाशिए से लगते और एक साथ 10,000 नाचते सिर, ऐसा लग रहा है जैसे 10,000 लोग एक साथ डांस कर रहे हैं। डैफोडिल्स को देख के उनको ऐसा फील हो रहा है। अगर हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करें सेकेंड स्टैंजा पे, सो कंटिन्यूसली, यहाँ अगेन सिमिली का यूज़ हुआ है, जैसे कंटिन्यूसली एज द स्टार्स दैट शाइन। यहाँ पे डैफोडिल्स को स्टार से कंपेयर किया गया है, ह्यूज नंबर के लिए, गैलेक्सी से कंपेयर किया गया है ह्यूज नंबर्स के लिए एंड शाइनी अपीयरेंस के लिए। अगेन हियर इज सिमिली एंड पर्सोनिफिकेशन किया गया है, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। जिस तरह से यहाँ पे अब डैफोडिल्स को क्या बताया गया कि जिस तरह से ह्यूमंस डांस करते हैं, मूवमेंट करते हैं। अब यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन, हमने डैफोडिल को ह्यूमन की जैसा उनका हमने इमेजिन किया है कि जो डैफोडिल्स हैं वो डांस कर रहे हैं ह्यूमंस की जैसे और अपने सिर हिला रहे हैं। सो हियर इज पर्सोनिफिकेशन। स्टैंजा 2 में आपको फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली एंड पर्सोनिफिकेशन राइटर ने यूज़ किया है। स्टैंजा 3 इज The waves beside them danced, but they outdid the sparkling way in glee. A poet could not be gay in such a jostled
company. I gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. अब फर्स्ट लाइन पे राइटर ने बताया कि द वेव बिसाइड्स देम डांस, मीन्स उनके पास जो लहरें थी वो डांस कर रही थी, वो नृत्य कर रही थी डैफोडिल्स के पास. बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन फूलों का झुंड उन्हें मात दे रहा था. यहाँ उन्होंने कंपेयर किया है वेव्स का फ्लावर से. जैसा कि आपने सीन शुरुआत में जैसा हमने देखा था कि एक साइड पे जहाँ पे राइटर है वहाँ एक साइड पे तो वेव्स है, सेकंड साइड पे डैफोडिल्स है. अब ये कह रहे हैं कि जो वेव्स होती हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे वो भी डांस कर रही हैं, लेकिन जो डैफोडिल्स है वो कहीं ना कहीं उसके कंपेयर में वो ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है. इतनी खूबसूरत दिख रही है कि उसके सामने जो वेव्स है वो लाइट पड़ जा रही हैं. अ पोएट कुड नॉट बी की, इट मीन्स एक कवि के लिए क्या होगा इससे मधुर सत्य. सो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि एक कवि के लिए, जैसा ये पोएट है तो अपने आप को वो बोल रहे हैं कि मेरे लिए इतने इससे ज़्यादा खूबसूरत ट्रुथ क्या होगा. वो अपने सामने जो साइड्स है, क्योंकि नेचर यहाँ पे इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा है कि पोएट कह रहे हैं कि इससे खूबसूरत मेरे एक पोएट के लिए क्या हो सकता है. इन सच अ जॉन्स्ट कंपनी, मीन जब साथ में इतना मनमोहक, जॉन्स्ट कंपनी मीन्स कहीं ना कहीं एक मनमोहक झुंड, जब ऐसा खूबसूरत नज़ारा साथ में हो. I gazed, but little thought what wealth to the show to me had brought. What is the meaning of gaze? देखना. So मैं देखा और देखता रहा. I gazed and gazed means मैं देखा और देखता रहा. जब कभी आपके सामने कोई इंसिडेंट आती है जो बहुत खूबसूरत होती है तो आपकी कंटिन्यूसली आपकी आंखों से उस खूबसूरती से उस नज़र नहीं हट पाती. राइटर भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब मैंने इतना खूबसूरत दृश्य देखा तो मैं उसे देखा और सिर्फ देखता रहा बिना ज़्यादा सोचे. बट अ लिटिल थॉट मीन्स बिना ज़्यादा विचारे. जीवन में इससे व्हाट वेल्थ कैन शो मी हैड ब्रॉट मी, मतलब मेरे लाइफ में जीवन में क्या इससे ज़्यादा खूबसूरत, इससे ज़्यादा पैसे, वेल्थ मीन्स होती है संपत्ति. सो सच में इतने सारे फूल के जो झुंड हैं उनके सामने उससे ज़्यादा खूबसूरत वेल्थ नहीं हो सकता. यहाँ राइटर अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं कि इतना अच्छा उनके सामने नज़ारा है कि इस नज़ारे से खूबसूरत सुंदरता, इस नज़ारे से ज़्यादा पैसे से हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते. नहीं किसी राइटर के लिए इससे ज़्यादा खूबसूरत मनमोहक दृश्य हो सकता है कि उनके सामने इतनी अच्छी सीन हो और वो उसे कंटिन्यूसली रियलाइज कर सकें. अब अगर हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करें स्टैंजा 3 पे, सो द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड एंड दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वे इन ग्ली. सो यहाँ पे उन्होंने बताया कि उनके पास जो लहरें थी वो डांस कर रही थी और जो फ्लावर्स थे, जो फूलों के झुंड थे, वो कहीं ना कहीं उन्हें मात दे रहे थे. तो इससे हमें पता चलता है कि उन्होंने पर्सोनिफिकेशन किया है. पर्सोनिफिकेशन कैसे? अब वेव्स कैसे डांस कर सकती है? डांस तो ह्यूमन्स ही करते हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने डांस कहीं ना कहीं जो वेव्स हैं उनके लिए उन्होंने यूज़ किया कि डांस कर रहे हैं वो एंड फीलिंग हैप्पी. सो दिस इज़ द पर्सोनिफिकेशन. अगेन उन्होंने एल्ट्रेशन का यूज़ किया है फिगर ऑफ स्पीच. फर्स्ट लाइन पे आप देखते हैं कि बी के साउंड्स का बिसाइड्स एंड बर्ड, लाइन फर्स्ट पे ही टी एच के साउंड का द, दैम, दे. सो डब्ल्यू के साउंड का हमने देखा वॉट एंड वेल्थ. सो अगेन एलिट्रेशन एंड पर्सोनिफिकेशन स्टैंजा 3 पे फिगर ऑफ स्पीचेस यूज़ की है राइटर ने. लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्टैंजा नंबर 4. फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट और इन द पेंसिव मूड they flush upon that inward eye which is the bliss of solitude, and they my heart with pleasure fills and dancing with the daffodils. ये लास्ट लाइन है इस पूरी पोयम की. अब यहाँ पे वर्ड जो उन्होंने यूज़ किया है ऑफ्ट, द मीनिंग ऑफ ऑफ्ट इज ऑफन. ऑफन वर्ड के लिए उन्होंने यूज़ किया है. व्हेन ऑन माई काउच आई लाई मीन्स काउच का मीनिंग होता है सोफ़ा. जब कभी यहाँ पे वो बता रहे हैं, राइटर कहते हैं कि जब कभी, अक्सर, फॉर ऑफ्ट मीन्स ऑफन, जब कभी मैं अपने काउच, अपने सोफे पर लेटता हूँ. इन वैकेंट और इन पेंसिव. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेंसिव? पेंसिव का मीनिंग होता है थॉटफुल. जब कभी मैं अपने सोफे पर लेटता हूँ, खाली और थॉटफुल होता हूँ. दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई.
मीन्स अपने अंदर चमक देखता हूँ। अब ये जो डैफोडिल की सीन है उसके बारे में पोएट बता रहे हैं कि प्रायः अक्सर जब मैं अपने सोफे पर लेटता हूँ और कभी कभी खाली या चिंतित मन से जब मैं अपने अंदर एक चमक देखता हूँ। क्यों देखते हैं वो? विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फील्स एंड डांस विद द डैफोडिल्स। यहाँ सॉलिट्यूड, द मीनिंग ऑफ सॉलिट्यूड इज लोनलीनेस। जैसा कि हमने शुरू पे ही डिस्कस किया था कि उनकी राइटर इस पोएम को लिख रहे हैं क्योंकि उनके जो ब्रदर थे जॉन, उनकी डेथ ही हो गई थी, तो उनके अंदर वो लोनलीनेस है ही, इसे उन्होंने सॉलिट्यूड, सो लास्ट लाइफ स्टैंजा पे इसे उन्होंने शो भी किया है कि बेसिकली अक्सर एकांत में वो ये बोल रहे हैं कि मेरा हृदय, मेरा जो हार्ट है वो खुशियों से भर जाता है, मेरी हार्ट जो हृदय है वो खुशियों से भर जाता है, जैसे कि डैफोडिल्स के पास मैं डांस कर रहा हूँ, नृत्य कर रहा हूँ, साथ में मैं डैफोडिल्स के हूँ। सो राइटर ने इसे इस स्टैंजा पे कहा है कि जब मैं सोफे पर लेटता हूँ, कभी खाली या चिंतित मन से, अपने अंदर मैं एक चमक देखता हूँ, जो बहुत सारी खुशियाँ देख जाते हैं मुझे एकांत में, और मेरा जो हृदय है वो खुशियों से भर जाता है, जैसे डैफोडिल्स के साथ मैं भी नृत्य कर रहा हूँ। इस स्टैंजा पे राइटर ने अपने मन की बात बताई है कि जब कभी वो उन्हें इतने खूबसूरत जो सीन है वो केवल जब वो वहाँ सामने होते हैं तभी उनके साथ नहीं होते, जब कभी वो अकेले होते हैं, जब कभी वो बैठे होते हैं खाली, तो उनके सामने भी ये सारा सीन्स डैफोडिल्स का रहता है और उनको मन में बहुत खुशियाँ होती है और उनको ऐसा लगता है कि जैसे डैफोडिल्स डांस कर रहे हैं उसी तरह की खुशियाँ उनके अंदर है और वो भी डैफोडिल्स के साथ डांस कर रहे हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ दिस पेज। अगेन फिगर ऑफ स्पीच पे हम बात करें, सो एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। लाइन 1 पे आप देख सकते हैं कि ऑफन एंड ऑन, सो ऑफ्ट एंड ऑन, सो यहाँ पे यूज़ हुआ है ओ वर्ड्स का, देन आफ्टर टीएच वर्ड का एंड डी साउंड्स का एंड माई। सो यहाँ पे उन्होंने एलिट्रेशन का यूज़ किया है। सेकंड, पर्सोनिफिकेशन किया है, माई हार्ट डांस विद द डैफोडिल्स। अब हार्ट कैसे डांस कर सकता है? डांस तो ह्यूमन बींग्स ही करते हैं, लेकिन उन्होंने पर्सोनिफाई किया, यहाँ पे उन्होंने कंपेयर किया अपनी हार्ट को ह्यूमन से। सो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच उन्होंने यूज़ किया। अगर हम समराइज़ करें इस पोएम को, सो पता चलता है हमें कि सिटी लाइफ और नेचर के बीच में यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलेट किया गया है, ट्राई किया है पोएट ने यहाँ एक्सप्लेन करने की उनकी फीलिंग्स को। और उन्होंने सबसे पहले तो कंप्लेंट भी किया है कि इस करप्शन वर्ड में, इसीलिए वो लोनली, एक क्लाउड की तरह वो लोनली हैं। क्यों लोनली हैं? क्योंकि उनके पास इस अपनी लाइफ में कोई भी नहीं है, इसलिए उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है लोनली। इस वर्ड में उनके साथ में कोई भी नहीं है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि प्रिफर, उन्होंने ये कहा कि वो दूसरे पीपल के साथ रहने से अच्छा है कि वो अपनी लोनलीनेस के साथ के लिए नेचर के साथ में रहे। और जो गोल्डन डैफोडिल्स है उसको उन्होंने बहुत ही अच्छा, उन्होंने ये कहा कि जब वो वहाँ पे गए थे तो गोल्डन डैफोडिल्स एक होस्ट की तरह उनको चीयर कर रही थी। एक वर्ड इसीलिए उन्होंने यूज़ किया है, होस्ट। जब कभी आप किसी के घर जाते हैं तो जिस तरह से वो वेलकम करते हैं, उसी तरह से उनको लगा कि जो गोल्डन डैफोडिल्स हैं वो उनको नेचर्स के रूप में उनको वेलकम कर रही हैं, उनको अपने वर्ड्स पे वेलकमिंग और खुशियाँ अपने वो उनको वहाँ मिल रही है। साथ ही साथ इस पोएम पे हमने देखा है कि नेचुरल जो ब्यूटी है उसे बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट किया गया है और कई अच्छी चीज़ें भी उन्होंने यूज़ किया है, हैप्पीनेस की, फ्लटरिंग, डांसिंग, ब्रीज, ये सारी चीज़ें उन्होंने, इमेजिनेशंस की जो पावर है उसे उन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ किया है। और इस थीम आप कह सकते हैं या देख सकते हैं कि आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, जो कि पहले इस पोएम की टाइटल थी, बाद में इसकी टाइटल को चेंज की गई। और कहीं ना कहीं उन्होंने मदर नेचर को, जो नेचर है उससे ये बेसिकली पोएम इंस्पायर्ड है और पूरी ये पावर ऑफ इमेजिनेशंस है। अगर आप देखते हैं लाइक वेव्स एंड कंपैरिजन भी किया है बहुत सारी यहाँ पे, सिमिली एंड पर्सोनिफिकेशन, मेन जो 3 फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है पोएट ने, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन एंड सिमिली, कंपेयर किया है नेचर को, एक ह्यूमन की तरह नेचर को बताया गया कि उनकी भी फीलिंग्स है, वो लोग भी डांस करते हैं, वो लोग भी फ्लटर करते हैं। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस रियली इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट पोएम ऑफ वर्थ वाइल, इसीलिए ही ये सभी जगह पे यू हैव टू लर्न दिस पोएम
very nicely. Okay, thank you so much for giving us valuable time. If you have not subscribed our channel, because we are uploading all the videos related to CBSE all chapters, so you can subscribe our channel so that you can get all the updated videos in your screen. Okay, thank you.